उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोकतंत्र के महापर्व को कैसे मनाएं विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया। लोक भवन के सभागार में आयोजित सेमिनार में सभी मीडिया कर्मियों को आमंत्रित किया गया था। इसका उद्देश्य सभी को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया की गाइडलाइन के बारे में जानकारी देना था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मीडिया सामग्री के बारे में जानकारी दी और यह भी बताया कि किस तरह की सामग्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और इसके प्रकाशित या प्रसारित होने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। इस दौरान प्रश्नोत्तरी सत्र में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मीडिया कर्मियों की रिपोर्टिंग के दौरान आने वाली समस्याओं को सुना और उनके समाधान का आश्वासन भी दिया। पेड न्यूज़ का बहुत ही टिकलिश सब्जेक्ट है, क्योंकि ये एक तरफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है और दूसरी तरफ इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की बात है। तो इसके लिए समिति बनाई गई है जिसमें कई तरह के लोग हैं। उसमें निर्वाचन से जुड़े लोग भी हैं, उसमें मीडिया से जुड़े लोग भी हैं। वो समिति पर्टिकुलर इंस्टांस पे निर्णय लेगी और फिर अगर उससे शुभ है तो आप आगे जा सकते हैं। इस समय मेरे पास डेटा नहीं है कि कितना पूर्व में कितने इंस्टांसेस में पेड न्यूज़ पे क्या कार्रवाई हुई, वो डेटा नहीं। मीडिया जब निर्वाचन को कवर करे उससे संबंधित महत्वपूर्ण कानून, नियम, भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश क्या हैं, उन पे एक बार चर्चा करके और उसके संबंध में यदि कोई किसी की परीक्षा या शंका हो तो उसका समाधान करने के लिए हमने ये वर्कशॉप का आयोजन किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अगर हम पीपीटी लगा दें। कोड ऑफ कंडक्ट, ये भारत निर्वाचन आयोग ने एक दिशा निर्देशों का संग्रह बनाया है जिसमें राजनीतिक दलों को, शासकीय सेवकों को और निर्वाचन प्रक्रिया में जो अन्य सहभागी हैं उनका आचरण, अपेक्षित आचरण क्या हो वो बताता है, क्या नहीं करना है इसके बारे में बताता है। और ये जब बना था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, सभी राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति से इसको निर्धारित किया गया था। निर्वाचन जैसे ही इसकी घोषणा हुई है, उत्तर प्रदेश में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक करके इसके बारे में सबको बता दिया गया है। नेक्स्ट, एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है प्री सर्टिफिकेशन का, कि जितने राजनीतिक विज्ञापन हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जाने वाले, और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जाने वाले कौन से हैं, वो टीवी या केबल पे चैनल्स पे जो विज्ञापन होते हैं, बल्क एसएमएस या वॉइस मैसेजेस होते हैं, ई पेपर में अगर कोई विज्ञापन है, ऑडियो विजुअल डिस्प्ले है सार्वजनिक जगह पे, इंटरनेट या सोशल मीडिया वेबसाइट पे कुछ है, सिनेमा हॉल्स या रेडियो चैनल्स में, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत कवर होते हैं। और इनमें जो भी एडवर्टीज़मेंट जाएंगी, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ या कैंडिडेट्स या अन्य किसी की तरफ से हो, तो वो सर्टिफिकेशन कमिटीज़ हैं नेक्स्ट, जिसमें इनको सर्टिफाई करने का प्रावधान है। ज़िला लेवल पे समिति है और राज्य स्तर पे है, और उसके लिए कम से कम 3 दिन पहले उनको देना है, इसका मसौदा देना है, जिससे एक समिति को पर्याप्त समय मिल जाए और समिति फिर अधिकतम 2 दिन 24-48 घंटे में उस पर सर्टिफाई करके देती है कि किसी तरह का जो दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं हो रहा, डूज एंड डोंट्स का। और इसमें ये जो फॉर्म दिए गए हैं हमने, इसमें एनेक्सचर ए और एनेक्सचर बी, जिसमें आप एनेक्सचर ए में राजनीतिक पार्टियां अपना वो देंगी एप्लीकेशन, है ना, और उसके बाद ये ट्रांसक्रिप्ट साथ में संलग्न करके देंगे। और उसके बाद जब इसका प्रमाण पत्र होगा वो एनेक्सचर बी में, और ये एनेक्सचर ए और बी आपके इस लेटर के हैं, भारत निर्वाचन आयोग के लेटर के एनेक्सचर हैं। हाइपरलिंक पे है, तो अगर जस्ट एक उसको हाइपरलिंक पे क्लिक करके जस्ट थोड़ा दिखा दें किस टाइप का रहता है। ये एक हायरार्की इसमें दिखाया। सबसे पहले ज़िला स्तर पे एक जो एमसी मतलब मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, और उसके बाद राज्य स्तर पे स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी है,
उसमें दो हैं, एक अपीलेट कमेटी है जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में होती है और एक स्टेट लेवल कमेटी है जो एडिशनल सीईओ की अध्यक्षता में है। ज़िला लेवल पे जो अगर कोई निर्णय से क्षुब्ध है तो उसकी अपील के लिए स्टेट लेवल कमेटी के सामने आ सकता है। दोनों तरह के निर्णयों के विरुद्ध सर्टिफाई अगर नहीं कर रहे, वो अगर सही नहीं लगता निर्णय तो आ सकते हैं और फिर स्टेट लेवल की कमेटी के बाद ये ईसीआई को जाता है। नेक्स्ट, तो पेड न्यूज़ और सर्टिफिकेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। पेड न्यूज़ में अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की अपील स्टेट पे है और स्टेट से भी शुद्ध है तो राज्य ईसीआई के पास जा सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन का स्टेट लेवल के बाद ईसीआई पे जाने का नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट में। थोड़ा फ़र्क है। पेड न्यूज़ में तो ईसीआई तक जा सकती है अपील, लेकिन सर्टिफिकेशन में अगर स्टेट लेवल ने कोई निर्णय दिया उसके अगेंस्ट में सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये जो समिति निर्णय लेती है कि कोई प्रसारण योग्य है कि नहीं विज्ञापन, और उसमें कई प्रिंसिपल हैं कि उससे कोई हिंसा को बढ़ावा तो नहीं दे रहे या किसी और तरह की आपत्तिजनक बात तो नहीं है, तो वो देखते हुए ये समिति अपना निर्णय देती है और वो आवेदन प्राप्त होने के 2 दिन के अंदर आवेदक को सूचित करती है। और वैसे हमारा प्रयास रहेगा कि 24 घंटे में हम लोग इसका सर्टिफिकेशन करके दें। तो जैसे उदाहरण के तौर पे किन कारणों से अमान्य कर सकते हैं, अगर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा हो, किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के विरुद्ध डायरेक्टेड हो, विचारों की संवेदनशीलता, नैतिकता, शालीनता को समाप्त करता हो, विद्रोही, घृणित और चौंकाने वाला हो, धर्म, जाति, नस्ल, समुदाय के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देता हो, सार्वजनिक शांति भंग करने की संभावना हो, लोगों को अपराध, विकार या हिंसा के प्रति उकसाता हो या हिंसा व अश्लीलता का महिमा मंडन करता हो, पूर्णतः या आंशिक रूप से धार्मिक प्रकृति का हो। तो ये मोटा मोटे सिद्धांत हैं जिनके आधार पे ये जो सर्टिफिकेशन कमेटी अपना निर्णय लेती है। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया कि सभी तरह की इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन इस तरह के प्रमाणीकरण की सीमा में आएंगे और कौन सा उसकी कैटेगरीज हैं वो पहली स्लाइड में हमने आपको बताया था। इसके अलावा ये वेबसाइट और सोशल मीडिया वेबसाइट पे भी ये लागू होता है। फ्लेक्स, होर्डिंग्स, वॉलपेपर्स, पैम्फलेट इस परिधि में नहीं आते हैं, परंतु उन पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 127A तथा व्यय संबंधी प्रावधान अवश्य लागू होंगे। अभी धारा 127A का भी आगे थोड़ा हम डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट, इसके अलावा प्रिंट मीडिया में जो विज्ञापन आते हैं उसका भी प्री सर्टिफिकेशन है। ये 2015 के बाद हुआ है। इसमें केवल 2 दिन महत्वपूर्ण हैं जिसके लिए सब प्री सर्टिफिकेशन है, अगर निर्वाचन का दिन और निर्वाचन से 1 दिन पहले का दिन। इन 2 दिनों में अगर कोई प्रिंट में भी एडवर्टीजमेंट आता है तो उसका प्री सर्टिफिकेशन कराया जाना अनिवार्य है और जिस दिन प्रकाशन कराना है उससे कम 2 दिन पूर्व आवेदन आ जाना चाहिए समिति के पास, ताकि समिति के पास उसके निर्णय करने का समय हो। और जो धारा 127A है जो भी पिछले स्लाइड में था, वो ये है कि किसी भी निर्वाचन को प्रभावित करने वाला कोई भी विज्ञापन हो किसी के पक्ष में, कैंडिडेट के, पार्टी के या विरोध में, तो उस पर मुद्रक और प्रकाशक इनका नाम अवश्य होना चाहिए और ये इसमें मतलब ऑफेंस है इसका उल्लंघन करना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है धारा 127A, जो सभी मुद्रकों और प्रकाशकों का नाम और पता सब इलेक्शन रिलेटेड मटेरियल पे छपना अनिवार्य है। तो इसकी जानकारी हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक प्रिंटर्स के पास आपके माध्यम से पहुंच जाए। इसके अलावा आईपीसी की एक धारा 171H है जो ये कहती है कि अभ्यर्थी की सहमति के बिना उसके निर्वाचन की संभावना को बढ़ाने के उद्देश्य से जारी किया गया विज्ञापन, उसमें और भी चीज़ें बट उसमें विज्ञापन भी है, वो आईपीसी की धारा 171 के तहत अपराध है। तो इसके लिए महत्वपूर्ण है कि जब भी किसी कैंडिडेट के पक्ष में कोई विज्ञापन आ रहा हो तो उसकी लिखित सहमति अवश्य प्रिंट मीडिया के पास हो, समाचार पत्र के पास हो। सो पेड न्यूज़ की जो डेफिनेशन है वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की दी गई डेफिनेशन को ही भारत निर्वाचन आयोग लेता है। कोई भी समाचार या विश्लेषण किसी भी मीडिया, प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, में पैसों या अन्य किसी कीमत पर अगर छपता है तो उसको पेड न्यूज़ कहा जाता है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि
पेड न्यूज़ कैसे किसी न्यूज़ को आइटम को पेड न्यूज़ माना जाए, तो उसके लिए कोई वाटर टाइम है, लेकिन एक मोटे मोटे एग्जाम्पल्स या सिद्धांत पीसीआई द्वारा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए हैं, जो स्लाइड पे हमने आपके लिए रखे हैं। विशेष समाचार पत्रों में एक ही पृष्ठ पर प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों की प्रशंसा करते हुए लेख दावा करते हैं कि एक के ही चुनाव जीतने की संभावना है। समाचार में कहा गया है कि एक उम्मीदवार को समाज के प्रत्येक वर्ग का समर्थन मिल रहा है और निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतेगा। किसी उम्मीदवार से जुड़ी छोटी छोटी घटनाओं को बढ़ा चढ़ा के बार बार कवरेज दिया जाना या विरोधियों खबरों को बिल्कुल भी कवर नहीं किया जाता है। ऐसे समाचार जिनमें बिना नाम लिए अभ्यर्थी का समर्थन किया गया हो। अखबारों में समाचारों की आड़ में राजनीतिक विज्ञापनों का पर्यवेक्षण करने के लिए जिला स्तर पे जो मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, उसके दोनों हैं, सर्टिफिकेट भी करेगी और मॉनिटरिंग, तो ये उनका काम है। जिला लेवल पे जितने हर ज़िले में एक समिति ये बनी हुई है और वो सब इस पे ध्यान रखने का काम उनको दिया गया है। और उसमें कई एंगल से देखते हैं राजनीतिक विज्ञापनों को। व्यय का जो अनुवीक्षण है, यानी इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की दृष्टि से भी देखते हैं कि कितना ऐड किसका आ रहा है, और उसका एक रेट है, जो सामान्य रेट है उससे मल्टीप्लाई करके उसका खर्चा लिया जाता है उसके। और 95 लाख की इस समय लिमिट है उत्तर प्रदेश में। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक कैंडिडेट लोकसभा में 95 लाख की सीमा तक ही व्यय कर सकता है। नेक्स्ट, पेड न्यूज़ अगर किसी को माना जाता है तो क्या एक्शन उस पर होता है। इसमें पहला तो महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसी भी कैंडिडेट के बारे में पेड न्यूज़ का क्वेश्चन शुरू होता है उसके नामांकन की तिथि से। जिस दिन वो नामांकन करता है उस तिथि से ही ये पेड न्यूज़ का कंसेप्ट लागू होता है किसी कैंडिडेट के बारे में। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, एमसीएमसी से संदिग्ध प्रकरण की सूचना प्राप्त होने पर रिटर्निंग ऑफिसर 96 घंटों के भीतर प्रत्याशी को नोटिस जारी करेंगे और बताएंगे क्यों न व्यय को प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाए। यानी यदि किसी को पेड न्यूज़ माना जाता है तो फिर कैलकुलेट किया जाएगा कि वो एडवर्टीजमेंट मानते हुए एडवर्टीजमेंट के रेट से उसका कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए एक नोटिस कैंडिडेट को जाएगा कि ये खर्चा उसके क्यों ना उसके खर्चे में शामिल किया जाए, और उसको 48 घंटे का समय दिया जाएगा। जवाब प्राप्त होते ही डिस्ट्रिक्ट एमसीएमसी फिर इसमें निर्णय लेकर प्रत्याशी को सूचित करेगी। इस निर्णय से शुभ होने पर ये 48 घंटे में स्टेट लेवल एमसीएमसी के पास प्रत्याशी आ सकता है। स्टेट लेवल एमसीएमसी 96 घंटों में निर्णय लेगी और इसके निर्णय के विरुद्ध ईसीआई को अपील 48 घंटे में करना। ये एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि कैसे अगर आप निर्णय से क्षुब्ध हैं तो कहाँ जा सकते हैं, अपील का सिस्टम क्या है। नेक्स्ट, और वो डीआई, पीआर, डीएवीपी दरों के आधार पर वास्तविक या अनुमानित व्यय उम्मीदवार के चुनाव व्यय खाते में जोड़ दिया जाएगा यदि उसको पेड न्यूज़ माना जाता है, और उस उम्मीदवार का नाम सीओ वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा किसने पेड न्यूज़ दी। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम पेड न्यूज़ आइटम के सभी विवरणों के साथ आयोग द्वारा पीसीआई और न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को भेजा जाएगा। ये मीडिया के संदर्भ में पीसीआई या एनबीए को जाएगा, कैंडिडेट के संबंध में आरओ व्यय में उसका जोड़ कर देगा। नेक्स्ट, ये 127 का मैंने पहले ही बता दिया, ये क्या इसका प्रोविजंस क्या है। मुद्रक द्वारा 127 में कि घोषणा की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई पैम्फलेट पोस्टर का मुद्रण करेगा तो प्रकाशक की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित 2 व्यक्तियों को जो जानते हो द्वारा सत्यापित ना हो, वो तब तक मुद्रक उसको मुद्रण नहीं करे जब तक उसके पास इस तरह की घोषणा ना आ जाए, और उसको डीएम को एक कॉपी भेजना अनिवार्य है। वो तो जैसे मैंने आपको बताया मोबाइल अलाउड नहीं है अंदर, मतदान यानी कक्ष में अलाउड नहीं है। तो उस हाँ सेंटर की बात है। परिसर में लेके जा सकते हैं, बट यही है कि जो मतदाता जा रहा है वहाँ पे
वो अंदर लेके नहीं जा पाएगा, तो उसको रखने की व्यवस्था वहाँ पे नहीं होती। जैसे एक परिवार में अगर कई लोग हैं एक साथ जा रहे हैं तो वो एक दूसरे को हाथ थमा करके जा सकते हैं। लेकिन अभी मीडिया कर्मी के लिए भी अभी जो इनका प्रश्न है वो जनरल मतदान करने के सर एक सवाल करने के लिए एक सवाल इधर से पेज के लोग जाएंगे, एक पूरा क्लियर कर दें जरा, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसके लिए हाँ होता है, ठीक है। तो मतदान कक्ष के अंदर अलाउड नहीं है। सो अगर सर एक सवाल हमारा टीम के रूप में है तो आप किसी को फिर हैंड ओवर करके अंदर जा सकते हैं। जिस हिसाब से ट्रेंड अभी चल रहा है कि टू मेक इलेक्शन इंक्लूसिव, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना मतदान कर सकें, उसी क्रम में आप देखेंगे जब कोविड आया था तो बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी चीज़ आई थी कि होम वोटिंग की जो सुविधा थी, जो अब 85+ और जो 40% या उससे अधिक विकलांगताग्रस्त व्यक्ति, उनको एक ऑप्शन घर से वोटिंग का मिला है। और पिछले कुछ सालों में देखें तो जो पहले सर्विस वोटर को ही पोस्टल बैलेट था, फिर धीरे धीरे जो मतदान में कर्मचारी लगे, अधिकारी लगे, उनको भी सुविधा मिली, उसके बाद होम वोटर की भी सुविधा आई। तो जिस दिशा में हम लोग बेहतर इंक्लूसिवनेस की तरफ जा रहे हैं, तो हो सकता है भविष्य में जो आपने कहा ये संभव सर ये इलेक्ट है। तो ओपिनियन पोल जो है वो 48 घंटे पहले मतदान समाप्ति के समय से, यानी अगर सपोज उदाहरण के लिए 27 अप्रैल को है, 6 बजे अगर मतदान समाप्त हो रहा है तो 25 अप्रैल की शाम 6 बजे से और फिर 27 की 6 बजे, ये जो 48 घंटे हैं, इसको एक तरह से साइलेंस पीरियड कहा जाता है कि वोटर को शांति से सोचने का समय मिलना चाहिए। तो उस दौरान ओपिनियन पोल्स, सर्वे वगैरह बताना किसी भी तरह के, वो निषिद्ध है। तो वो चूंकि हमारे यहाँ 7 चरणों में आएगा तो 7 बार ऐसे वो बाकी समय तो दिखा सकते हैं। बाकी समय ओपिनियन पोल दिखा सकते हैं। एग्जिट पोल जिस दिन से स्टार्ट हुआ और जिस दिन चरण आखिरी चरण का लास्ट आवर्स 6, अगर 6 o'clock है तो 6:30 आधे घंटे। 48 घंटे की साइलेंस पीरियड को छोड़ के उससे पहले दिखा सकते हैं, ठीक है, नंबर 1। और बाकी एग्जिट पोल के लिए सर ने ये कहा कि जो फर्स्ट फेज का 48 घंटा है वहां से शुरू हो गया और आखिरी फेज का जो 48 घंटा है, इस बीच के पूरी अवधि में एग्जिट पोल नहीं दिखा सकते। वो तो क्लियर है। ये नहीं कह सकते कि कल वोट हुआ था और आज हम उसका रिजल्ट दिखा रहे हैं, ये नहीं हो सकता। जो पहले फेज के 48 घंटे के साइलेंस पीरियड से स्टार्ट होके लास्ट फेज के जो साइलेंस पीरियड का 48 घंटा है, ये वहां तक, हम तो उसके आधे घंटे बाद तक, उसके आधे घंटे बाद। सर मेरा सवाल है कि अक्सर ये कंफ्यूजन होता है जब हम कवरेज पे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खासकर, तो मतदान केंद्र के अंदर जाने में दिक्कत, कवरेज की सीमा कहाँ तक अलाउ है? देखिए, जिसके पास ECI का पास है, नंबर 1, मतदान खासकर मध्य स्थल में कवरेज करने के लिए कौन जा सकता है? तो जिसके पास ECI का पास है वही जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ क्या कवर करने की छूट है? तो आप देख सकते हैं कि भाई कैसे चल रहा है, कैसे वहाँ पे हमारी पोलिंग पार्टी का कैसे कंडक्ट हो रहा है, जो हमारे पोलिंग एजेंट हैं विभिन्न कैंडिडेट्स के, वो किस तरीके से वहाँ हैं कि नहीं है, प्लस जो व्यवस्थाएं उसका कवर कर सकते हैं, जो क्यू लगा हुआ है उसका कवर कर सकते हैं। जो बहुत ही इंसाइसिव होकर के अगर फोटो खींचना चाहेंगे तो वो उसमें मतदान की गोपनीयता जो है उसके भंग होने की संभावना रहती है। इसीलिए आपको ये कहा जाएगा कि आप अंदर फोटो मत खींचिए, लेकिन बाहर क्यूज वगैरह का जो फोटो है वो खींचा जा सकता है और व्यवस्थाएं देखी जा सकती है। जिसके पास ECI का जारी किया हुआ पास है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। इसमें बाकी सारे काम चलते रहेंगे, केवल ये देखना है कि अगर आपके पास वैल्यूएबल्स हैं, बड़ी मात्रा में कैश है, ज्वेलरी है, तो जब हमारे यहाँ मोबाइल स्क्वाड्स रहेंगी, जिनको हम फ्लाइंग स्क्वाड्स बोलते हैं, और सी विजिल ऐप भी हमने पूरे जनता को इस समय मोबाइल पे अवेलेबल है, iOS पे भी है और एंड्रॉयड पे भी है, जिसमें हर व्यक्ति अगर उसे लग रहा है कि कुछ यहाँ कैश बटने के लिए जा रहा है या सोना बटने के लिए जा रहा है, तो वीडियो और फोटो खींच के वो शिकायत करता है। हमारी फ्लाइंग स्क्वाड फिर उसमें जाती है। अगर वहाँ मिलता कैश या वैल्यूएबल या शराब फॉर एग्जांपल, तो अगर डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रूव करते हैं कि वो ऑथेंटिक सोर्स से ऑथेंटिक काम के लिए जा रहा है, वो निर्वाचन में बटने के लिए नहीं जा रहा है, तो उनको छोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए अभी जैसे कल 1.5 करोड़ रुपया बागपत में पकड़ा है, सीज किया गया है। जिनसे सीज किया गया कैश में था, उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई ज़मीन बेची है, उनसे पैसा लेके उनको रसीद दे दी गई
और अब वो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी गई है। इनकम डिपार्टमेंट पूछताछ करेगा कहाँ से पैसा आया, सोर्स क्या था, फिर ये नियम से जारी। कोई लक्ष्य नहीं है कि इतना प्रतिशत होना चाहिए। लक्ष्य एक ज़रूर है कि जो पूरे देश का औसत है उससे उत्तर प्रदेश बेहतर स्थिति में रहे। पिछले लोकसभा चुनाव में 67% मतदान प्रतिशत था पूरे देश का, 67%। उत्तर प्रदेश का लगभग 60% था, 59 पॉइंट कुछ, तो हम 7% नीचे थे। उसका एक कारण तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश और बिहार का भी बहुत नीचे। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ से बड़ी संख्या में लोग नौकरी के सिलसिले में दूसरी जगह जाते हैं, उत्तर मुंबई, दिल्ली, पंजाब आदि, और उनके नाम उनके वोटर लिस्ट में रहते हैं, तो वो एक्चुअल में उस दिन अवेलेबल भी नहीं होते। तो इस वजह से भी हमारे यहाँ का यूपी बिहार का वोटिंग परसेंटेज कम रहता है। इस बार हमने प्रयास किया है कि जो लोग मृत हैं, जो चले गए हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट में ना रहें और कोशिश के वोटर लिस्ट शुद्ध हो। उसके अलावा हमने प्रयास किया कि जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन एक छुट्टी डिक्लेरेशन होती है, उसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स कराना, खासकर प्राइवेट सेक्टर के प्रतिष्ठानों में, कि वो मजबूर ना करें कि लोग उस दिन आएँ, ताकि उनके जो मज़दूरों को टाइम मिले अपना वोट डालने का। इसके अलावा हम स्वीप की गतिविधियां भी कर रहे हैं, जिसको सिस्टमेटिक वोटर अवेयरनेस एजुकेशनल इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन बोलते हैं। उसमें भी ये कर रहे हैं कि सब लोग वोट डालने जाएं। 5 दिन पहले हम प्रयास करेंगे वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप BLO द्वारा वोटर के घर पे पहुंचा दी जाए, जिससे उसे पता लग जाए उसका नाम वोटर लिस्ट में है, उसका पोलिंग स्टेशन कौन सा है। इसके अलावा हमने एक वहाँ बुकलेट भी भिजवाएंगे। बहुत अच्छी बुकलेट बनी है मतदाता के लिए, 10 पेज की, हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप लोग उसको देख सकते हैं, जिसमें सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो किसी भी मतदाता को होनी चाहिए, पूरी प्रक्रिया वो सारी उसको बताई गई है। कोशिश की गई है कि होम वोटिंग की बात हमने पहले भी की। इसके अलावा अगर कोई विकलांग या वृद्ध जन उस दिन आता है तो उनको हम लाइन तोड़ के तीसरी लाइन के माध्यम से भी उनको वोटिंग दिलाएंगे। और ये सारी कोशिश है, अगर कोई विकलांग उस दिन आता है तो उसके लिए सक्षम ऐप है हमारी, जिसमें वो पहले से रिक्वेस्ट कर सकता है DO को कि मेरे को इस दिन वोटिंग के लिए वहाँ मुझे व्हील चेयर चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा चाहिए घर से, वो भी ज़िला निर्वाचन अधिकारी उपलब्ध कराएगा। तो ये सारे प्रयास हम इसलिए कर रहे हैं कि हम कोशिश करें कि उत्तर प्रदेश भी इलेक्शन में परसेंटेज टर्म्स में देश के औसत से ऊपर रहे।